गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 30th ऑफ सितंबर। माय नेम इज हितेंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली देख लेते हैं। आज एक्चुअली छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा टॉपिक कोई नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग आर्कटिक एक्सपेडिशन के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक आप अपने मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में तो यूज कर ही सकते हो। तो आर्कटिक ओशन के अंदर जो परमाफ्रोस्ट होता है या जो दुनिया भर में परमाफ्रोस्ट होता है या खासकर हिमालय में जो परमाफ्रोस्ट है उसकी स्टडी करने के लिए एक एक्सपेडिशन वहां पे गया हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कावेरी आरती, हरिद्वार में आरती होती है, आपने सुना होगा, बनारस में आरती होती है। तो उसी की तरह कावेरी पे भी, रिवर पे भी आरती शुरू होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्रिएट इन इंडिया एक छोटा सा इनिशिएटिव है पीएम मोदी का, उसके बारे में बात कर सकते हैं। गंडक रिवर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसकी वजह से कुछ रीजन्स के अंदर एक्चुअली फ्लड आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। भारत 6G अलायंस के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं क्योंकि ये इनिशिएटिव अभी सिर्फ लिया गया है, तो थोड़ा सा बात करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, थोड़ा देखने वाले हैं। एंड मार्बर्ग वायरस डिसीज क्या है, तो बेसिकली इबोला वाली फैमिली से आता है। अफ्रीका में रवांडा के अंदर कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से, अनफॉर्चुनेटली, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई एक तो ये कावेरी आरती वाला पूछ सकता है थोड़ा आपसे क्वेश्चन। आर्कटिक एक्सपेडिशन तो इंपॉर्टेंट है ही। ड्रेनेज सिस्टम से गंडक रिवर से पहले भी सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो दोबारा पूछ सकता है। और ये वायरस वाला टॉपिक, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। चलिए, इंडियाज आर्कटिक एक्सपेडिशन। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि परमाफ्रोस्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो एक्सपेडिशन गया है बेसिकली वो परमाफ्रोस्ट को स्टडी करने के लिए ही गया हुआ है। तो परमाफ्रोस्ट क्या होता है? परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है ऐसी रॉक या ऐसी सोइल, ऐसी रॉक या ऐसी सोइल जो एटलीस्ट पिछले 2 साल से लगातार बर्फ से ढकी हुई है, या कह सकते हैं हम फ्रोजन है। तो फ्रोजन रॉक, फ्रोजन सोइल फॉर एटलीस्ट 2 consecutive years इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। परमा का मतलब होता है परमानेंट, फ्रोस्ट का मतलब होता है फ्रोजन। तो सिंपली आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये जैसे जो हाई माउंटेन्स होती हैं, वहां पे जो स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर सब 0 डिग्री से नीचे रहता है, तो वहां की जो सोइल होती है, वाटर होता है, सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है। आप आर्कटिक रीजन में चले जाइए, अंटार्कटिका रीजन में चले जाइए, ग्रीनलैंड चले जाइए, आइसलैंड चले जाइए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा परमाफ्रोस्ट देखने को मिलता है। इस परमाफ्रोस्ट की खास बात यह है कि जैसे मान लो परमाफ्रोस्ट है, ये फ्रोजन सोइल है, हमारी फ्रोजन सरफेस है। इसके नीचे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको मीथेन देखने को मिलता है, मीथेन। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो जब ये परमाफ्रोस्ट मेल्ट हो जाएगा तो नीचे से जो मीथेन है वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। इट्स वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस भी आप छोड़ दीजिए, अगर परमाफ्रोस्ट अगर मेल्ट हो गया तो भाई यहाँ पे जो आइस था, जो स्नो था, इसके मेल्ट होने से वाटर कहां जाएगा? इससे कोई लेक बनेगी और इससे फ्लड के चांसेस बन सकते हैं। बेसिकली ये जो परमाफ्रोस्ट है हजारों साल से हमारे इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर काफी ज्यादा खराब कॉन्सिक्वेंसेस इसकी वजह से हो सकते हैं। हम जो कंसर्न हैं वो हिमालय को लेके हैं, बिकॉज हिमालय में भी काफी ज्यादा परमाफ्रोस्ट हैं। जब आप 4000 मीटर से ऊपर जाते हो, 4500 मीटर से ऊपर जाते हो, तो परमाफ्रोस्ट शुरू हो जाता है। और हिमालय में तो हाई रेंज है, तो कई सारी स्टेट्स हैं इंडिया के जो इससे इंपैक्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए जो है अभी हम लोगों ने आर्कटिक के अंदर हम लोग मिशन लेके गए हैं, ठीक है, आर्कटिक एक्सपेडिशन इन नॉर्वे। आपको बताता चलूं कि आर्कटिक के अंदर जो हमारा मिशन है, ठीक है, हिमाद्री, वो बहुत सालों से हमारा बेस वहां पे बना हुआ है। एक जगह है नॉर्वे के अंदर जिसका नाम है नी एल्सन। नॉर्वे में 2008 के अंदर हमारा वहां पे गया था। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समर सीजन में जाते हैं, अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में जाते हैं। पहली बार हमारा फर्स्ट टाइम जो विंटर एक्सपेडिशन गया है, विंटर के महीने में, वो पहली बार अब गया है। तो हम लोग विंटर में स्टडी करेंगे बेसिकली वहां पे जाके। तो परमाफ्रोस्ट के कोलैप्स होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कनाडा में पिछली बार ये देखा गया था 2-3 साल पहले, जब परमाफ्रोस्ट वहां पे डैमेज हुआ था या खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा में, वहां की सड़कें, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी डैमेज हो गई थी। क्योंकि जो मिट्टी होगी ना, वो स्ट्रोंग तभी रहेगी जब वो फ्रोजन रहेगी। अगर वो फ्रोजन नहीं है तो भाई मिट्टी ही आपकी हल्की हो जाती है, ग्राउंड के नीचे जो भी सरफेस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही कोलैप्स हो जाते हैं।
तो ग्राउंड फ्लक्चुएशन हो सकती है, बिल्डिंग को डैमेज हो सकता है, और खासकर हिमालय की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा डैमेज हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। सिक्किम के अंदर लास्ट ईयर एक लेक है वहां पे, उसकी वजह से वहां पे एक फ्लड आया था। देखिए, इसे ग्लेशियर लेक भी आप बोल सकते हो। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनका जो पानी है वो लेक बना देता है, और कभी कभी ये लेक ओवरफ्लो हो जाती हैं या फिर ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, उससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो भी हो सकता है, फ्लडिंग भी आ सकती है। तो सिक्किम के अंदर एक एग्जाम्पल देखने को मिला था, और उत्तराखंड में, खासकर हिमाचल में भी बहुत सारे परमाफ्रोस्ट की वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो हम बेसिकली स्टडी करना चाहते हैं इसके इम्पैक्ट को। ठीक है, तो ये विंटर वाला हम लोगों ने लास्ट ईयर ही किया था। 18 दिसंबर को 2023 को पहली बार विंटर हमारा वहां पे गया था। तो रिसर्च एरिया क्या क्या रहने वाले हैं भाई, हम लोग वहां पे गए हैं तो एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, मरीन साइंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस साइंस के बारे में जानेंगे। क्रायोस्फीयर से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ ही चुका है, आई थिंक 2017 में यूपीएससी मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था क्रायोस्फीयर से। तो क्रायो का मतलब होता है सब जीरो, स्फीयर मतलब आप समझ गए होगे। तो ऐसे कोई भी रीजन इस दुनिया में जहां पे फ्रोजन वाटर होता है उसे क्रायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें आपका ग्लेशियर्स भी आ गए, आपका माउंटेन पीक्स आ गई, आपका परमाफ्रोस्ट का नाम भी आप इसके अंदर दे सकते हो, आर्कटिक ओशन, सब आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, वो सब क्रायोस्फीयर के अंदर आता है। तो यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी जब हमारा अंटार्कटिका के अंदर ये मिशन गया है अभी स्टडी करने के लिए, तो क्रायोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। ठीक है जी, चलिए। तो कावेरी आरती हरिद्वार में आरती होती है भाई, गंगा की आरती होती है, बनारस में होती है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन जो गंगा आरती हरिद्वार में शुरू की गई थी वो 1916 में शुरू की गई थी, उससे पहले नहीं होती थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इनिशिएटिव से वो शुरू हुई थी, और तब से लेके जो है अब तक वो कंटिन्यूसली हो रही है। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बेसिकली अभी कर्नाटक की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो भी 3 अक्टूबर से कावेरी आरती शुरू करने वाले हैं, जब दशहरा का पहला दिन होगा। ठीक है, कहां पे होगा ये, मांड्या में होगा, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ये आपने लोकेशन याद रखनी है, कावेरी रिवर याद रखनी है। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसका कल्चरल रेलेवेंस है, रिलीजियस रेलेवेंस है, और टूरिज्म रेलेवेंस भी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा आरती जब होती है तो 40,000 लोग उसको अटेंड करते हैं। लोकल बिजनेस वहां पे जो रहते हैं वो ऐसे ग्रो होते हैं। देखिए, रिलीजन और इकोनॉमी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है हमारे देश में हमेशा से ही, है ना। जो भी जो टेंपल कॉम्प्लेक्स हैं अगर आप देखोगे, उनके आसपास आपको हमेशा से बहुत अच्छी एक डेवलप्ड मार्केट देखने को मिलती है। तो लोकल लोगों को वहां पे रोजगार मिलता है, इकोनॉमी वहां की ग्रो होती है। और भाई सीधी सी बात है, जब तक इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है ना, रिलीजियस एक्टिविटी भी तब तक होती है, एंड वाइसी वर्सा ऑल्सो। जब जब किसी देश की इकोनॉमी डाउन हुई है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल रीजंस की वजह से, तो वहां पे जो रिलीजन भी और कल्चर भी एक्चुअली डाउन गया है, राइट। तो दोनों चीजें एक साथ आप जोड़ के देख सकते हो। तो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, लाइवलीहुड यहाँ पे क्रिएट होगा, लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, और कल्चरल जो एक्सचेंज होता है, राइट, वो पीपल टू पीपल जो कल्चरल एक्सचेंज होता है वो बड़ी कमाल की चीज है। तो लोग देखने आएंगे आरती को, ऑब्वियसली तो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, तो उन सब चीजों के लिए जो है वो किया जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। बाकी कावेरी रिवर का जो बेसिक टॉपिक है वो तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता ही है। ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका में एक जगह है ताल कावेरी, वहां से कावेरी रिवर निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये मतलब कर्नाटक से तो निकल ही रही है, केरला, तमिलनाडु से होते हुए 800 किलोमीटर का फ्लो करती है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है। तो गोदावरी और कृष्णा के बाद में देर इज दिस कावेरी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके एक जगह है तमिलनाडु कोस्ट पे जिसका नाम है पुम्पुहार, वहां पे जाके ये ड्रेन हो जाती है और डेल्टा बनाती है। और कावेरी रिवर का वैसे रिलीजियस और कल्चरल रेलेवेंस तो है ही, इसको सैक्रेड रिवर माना जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और गोडेस कावेरी अम्मा के नाम से जो है ये जानी जाती हैं। जैसे हम लोग गंगा मैया बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ऐसे साउथ इंडिया में कावेरी अम्मा जो है बोला जाता है। और फेस्टिवल्स भी होते हैं कावेरी रिवर के आसपास बहुत सारे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ सकते हो। बाकी एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। संगम लिटरेचर के अंदर भी जो है इसका जो है वो जिक्र किया गया है। लेकिन कावेरी रिवर के वाटर की वजह से कई सारे स्टेट्स में डिस्प्यूट है, खासकर तमिलनाडु में, केरला और कर्नाटका में डिस्प्यूट भी हैं, राइट। चलिए, क्रिएट इन इंडिया तो एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। अभी मन की बात, आपको पता ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मन की बात करते हैं, और तो उन्होंने मन की बात में ये कहा है कि हम लोग क्रिएट इन इंडिया के नाम से कुछ शुरू करेंगे। भाई एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव है, ठीक है, और जिसके अंदर 25 चैलेंजेस दिए गए हैं। बेसिकली क्या है ना, मोदी जी का ये कहना है कि देखो साहब, दुनिया चेंज हो रही है, राइट।
वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री 20 साल पहले थी वो खत्म होती जा रही हैं, नए नए एरियाज निकल के सामने आ रहे हैं। तो जो हमारे यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, उन नए एरियाज में कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हैं। कौन से ऐसे नए एरिया हो सकते हैं जहां पे यंग लोग मतलब काम कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे मोदी जी ने कहा कि भाई ये नई इंडस्ट्री है, आप इनके अंदर कुछ ना कुछ करिए? मतलब यहाँ पे बड़ा मतलब रील मेकिंग का भी उन्होंने बोला है। ठीक है, देखिए वैसे तो रील मेकिंग आप कुछ भी बोलिए, बट रील मेकिंग की वजह से बहुत ज्यादा जेन्युइन कंटेंट भी सामने आता है दुनिया भर में ना। कितने सारे हिस्ट्री के चैनल्स हैं, ज्योग्राफी के चैनल्स हैं, इकोनॉमी के चैनल्स हैं, जो लोग रील्स बनाते हैं। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको, खासकर फाइनेंस वाले एरिया में, चाहे पेरेंटिंग हो, रील के थ्रू लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारी लाइफ को एम्पावर करते हैं एक तरह से। तो रील मेकिंग आप उस सेंस में भी समझ सकते हो, राइट? फिल्म मेकिंग हो गया, म्यूजिक, एजुकेशन, एंटी पायरेसी, एनिमेशन, गेमिंग। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो मोदी जी ने कहा है भाई आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। देखिए ट्रेडिशनल सरकारी नौकरियां तो है नहीं, है ना। ट्रेडिशनली जो करते आ रहे हैं लोग, भैया बैंक के एग्जाम की तैयारी करेंगे, रेलवे में जाएंगे या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी, आरबीआई, उनकी तो नौकरियां निकलती नहीं है अभी। तो कुछ ना कुछ नया ही करना पड़ेगा। जो नई चीजें समाज में आ रही हैं, नए नए एरियाज आ रहे हैं। अब आज से 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन वो आया, लोग उसके अंदर काम भी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। 1970s में सॉफ्टवेयर की बात कोई नहीं करता था, तो एक नया इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों को उसमें रोजगार मिला है। तो समय के साथ साथ नई नई तरह की जॉब्स मार्केट में आती रहती हैं। लोगों को अब लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है और वो उसके हिसाब से अपने अपने प्रोफेशंस को चेंज करते रहते हैं। तो मोदी जी का यही कहना है कि भाई आप एक कुछ जो नए एरियाज अभी उभर के सामने आ रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है आप करके जाएं। तो इसका जो पहला फेज है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड द एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के दौरान में किया गया है, और जो कि 5 to 9 मतलब फरवरी 5 to 9 2025 तक चलेगा। इसका फर्स्ट फेज है। तो आप इसकी वेबसाइट वगैरह भी विजिट कर सकते हो। अगर आप भी कुछ ऐसा करते हो तो आप भी ये चैलेंज ले सकते हो, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम, मतलब मोदी जी ने कहा तो हम तो क्रिएटर बनेंगे, क्रिएटर ही बनते चले जाएंगे। ये यूपीएससी क्लियर करने में अगर आपको 4-5 साल लग रहे हैं ना, तो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में, जब आप एक ठीक ठाक से लेवल पे पहुंचोगे, आपको उससे ज़्यादा समय लगता है। 7-8 साल भी लग सकते हैं एक, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स हैं, उसके बीच में अपनी जगह को बनाना, एक उस तरह का कंटेंट देना और टाइम देना सबसे बड़ी बात। तो इतना समय आप और मेहनत कंटेंट क्रिएशन में लगाओगे ना, इतना समय अगर आप यूपीएससी में लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे भी कंपटीशन कम नहीं है, वहां पे मेहनत कम नहीं है, ज्यादा बेशक हो, क्योंकि ज्यादा लोग वहां पे आते हैं। बेसिकली कंपटीशन टफ है वहां पे भी काफी ज्यादा। तो गंडक रिवर के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। नेपाल से गंडक रिवर निकलती है और बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल इन नेपाल, गंडक रिवर का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और बिहार में फ्लड के चांसेस बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ये देखिए जरा, गंडक रिवर है और ये तिब्बत बॉर्डर से निकलती है भाई, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल वहाँ से निकलती है, और फिर वो फ्लो करती है नेपाल से, और फिर वो इंडिया में एंट्री करती है और फाइनली गंगा रिवर में जाके मिल जाती है जो पटना के पास में। ठीक है, गंगा रिवर में जाके मिलती है। तो गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और यहाँ पे कई ऑक्सबो लेक भी बनाई जाती हैं। एक कंवर एक ऑक्सबो लेक है, जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक मानी जाती है, वो भी गंडक रिवर पे ही है। यूपीएससी में यहाँ से प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है, तो वो थोड़ा आप देख सकते हैं। तो गंडक रिवर में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बॉर्डर विद तिब्बत ही हमारा बनाती है, 630 किलोमीटर की लेंथ होती है। और दो रिवर है छोटी छोटी, काली रिवर एंड द त्रिशूली रिवर, दोनों के मर्जर से बेसिकली गंडक रिवर जो है वो बनती है। और कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जैसे दराउदी, सेती, मादी, बूढ़ी गंडक, ये इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए, द भारत 6G अलायंस, तो बेसिकली मतलब ऐसे तो इंडिया को कहा जाता है कि हम लोग लेट, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है थोड़ा लेट अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने सोचा है भाई इस बार हम लोग सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। तो 6G को डेवलप करने के लिए इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट ने कमर कस ली है और एक अलायंस बनाई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, अकेडमिया होगा, साइंटिस्ट लोग होंगे, बहुत सारे लोग होने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इन सबको मिला के एक ऐसा कहा गया कि 2030 तक हम लोग इंडिया में 6G को अच्छा खासा अडॉप्ट कर लेंगे। तो उस इकोसिस्टम के ऊपर काम सरकार ने शुरू किया है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे 2030 रखा गया, तो अभी 5-6 साल हैं, और लेट्स से अगर कुछ होता है इसमें तो
5G तो हम लोग अभी प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर नहीं पाए हैं। जो फाइबर केबल होती है उससे तो हो रहा है, लेकिन जो मोबाइल नेटवर्क है उसमें अभी तक 5G टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे एज सच नहीं आया है। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेट्स होप कुछ ना कुछ होगा उसमें। बट अभी सरकार ने कहा है कि भारत 6G अलायंस बनाई है हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से, जिसमें कुछ इंडस्ट्री के लोग होंगे, प्राइवेट वाले भी, सरकारी वाले भी, अकेडमिया, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ IITs को इंक्लूड किया गया है। तो वो कुछ ना कुछ मिलके जो है इसको करेंगे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंकिंग आ चुका है और इंडिया को मिला है 39th रैंक आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज। जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें इंडिया को पहली पोजीशन मिली है। ठीक है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इंडिया एक लो इनकम कंट्री है, हमारी पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास ही है, तो हम लोग लो इनकम कंट्रीज में आते हैं, लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, हालांकि लो इनकम कंट्री, तो उसके अंदर हमारा पहला रैंक है। और वैसे हमारा जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 39th रैंक आया है। अ, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जब ये 2007 में शुरू किया गया था तो सौमित्र दत्ता जी ने इसको शुरू किया था, और लंदन बेस्ड है वो, और ब्रिटिश एक मैगजीन है वर्ल्ड बिजनेस करके, और उन्होंने इंस्टेड के साथ मिलकर इसको शुरू किया था। लेकिन अभी जो ज़्यादातर इसकी पब्लिकेशन होती है वो WIPO के द्वारा ही की जाती है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको करता है, थोड़ा इसको आप याद रखें। रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, ये टॉप जो है वो 5 कंट्रीज यहाँ पे आई हैं। क्या क्या देखते हैं इसके अंदर? बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रिसर्च, ह्यूमन कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग, दुनिया भर की चीजें जो है यहाँ पे कंसिडर की जाती हैं, उसके बाद ये इसको निकाला जाता है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भैया कौन इसको रिलीज करता है। ठीक है, और एनुअली है ये भी आपने याद रखना है। इंडिया का रैंक याद कर सकते हो, 3-4 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, मारबर्ग वायरस डिसीज, तो वायरस की एक फैमिली है। ठीक है, इसे कहा जाता है फिलोवडे फैमिली, और बड़ी खतरनाक फैमिली है। इस फैमिली के जितने भी वायरस होते हैं ना, सब एकदम डेंजरस होते हैं। इबोला जो वायरस है ना, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसी फैमिली से एक और वायरस बिलोंग करता है जिसे बोलते हैं मारबर्ग वायरस। ये भी खतरनाक है भाई, इसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा हाई है, और रवांडा के अंदर अभी इस डिसीज से 26 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये एक लीथल वायरस डिसीज है बेसिकली। कैसे फैलता है? जो फ्रूट बैट्स होती हैं, जो चमगादड़ होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनसे ये फैलता है। एक बार जब हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो फिर ये पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। 22 से लेके 21 डेज तक, 2 से लेके 21 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है, आराम से इंक्यूबेट करता है, माहौल के हिसाब से अपने आप को सेट करता है, और 21 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। हर सिम्टम वहीं से शुरू होता है, थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, और फिर धीरे धीरे सिम्टम्स खतरनाक होते चले जाते हैं। रेस्पिरेटरी हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन होने लगती है, वो चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं, और फिर पर्सन की फाइनली डेथ हो जाती है। तो जो PCR टेस्ट वगैरह है और जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसके द्वारा इसका पता चल सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन हमने नहीं बनाई है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, उनको टारगेट करने के लिए दवाई आपको दी जाती है। हाई मोर्टेलिटी रेट है, अभी तक इंडिया वगैरह में इसका कोई केस नहीं आया है, एंड लेट्स होप कि भाई इसका केस आए भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सिस्टम है, तो 20-50 हज़ार लोगों को लेकर डूबेगा ये। तो लेट्स होप कि यहाँ तक ना आए और वहीं पे सीमित रहे, उसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।